गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो सबसे पहले बताते हैं मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर क्या होता है। इट इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट एंड मेजर स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, ऐसा डिवाइस है जो स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करने के लिए, यानी जैसे इसमें हमने जैसे कोई मेटल है या कहीं पे हमें करंट चेक करना होता है कि नहीं है, तो गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट किया, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हो गई, सुई हिल गई, तो मतलब इसमें करंट है, डिटेक्ट हो गया। और साथ में मेजर माप भी सकते हैं हम इसको, जैसे एम्पियर में, मिली एम्पियर में, जो भी है उसको माप भी सकते हैं। स्मॉल शब्द का मतलब मैं बताना चाहूंगा, लार्ज इलेक्ट्रिक करंट पास करते ही ये खराब हो जाता है। तो उसके लिए तो आगे हम इससे अगले टॉपिक में अमीटर पढ़ेंगे। वो अमीटर बना रखा है लार्ज इलेक्ट्रिक करंट मेजर करने के लिए। ये केवल स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट एंड मेजर कर पाता है। नाम से ये मूविंग कोयल, इसमें एक कोयल मूव करेगी। तो ये एक ऐसा डिवाइस है जिसको यूज करते हैं डिटेक्ट एंड मेजर स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट। डिटेक्ट और मेजर का मतलब आप समझ गए होंगे। अब प्रिंसिपल, ये किस सिद्धांत पे काम करता है? It is based upon principle that when a current carrying coil placed in magnetic field, it experience a torque. जो इससे पहला वाला टॉपिक हमने पढ़ा है, लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया है, टॉर्क एक्टिंग ऑन ए करंट कोयल कैरिंग कोयल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, वही इसका प्रिंसिपल है। करंट कैरिंग कोयल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर टॉर्क एक्ट करता है। अब इसकी कंस्ट्रक्शन आज हमने डायग्राम बनाया है, इसके बारे में मैं बताऊंगा। आप पॉज करते रहें बीच में या रिपीट करें वीडियो को। वो चीजें मैं बोलूंगा वो आपको लिखनी है, नोटबुक में नोट करना है उसको। तो कंस्ट्रक्शन है, तो डायग्राम के अनुसार मैं बता रहा हूं। इट कंसिस्ट ऑफ नॉन मैग्नेटिक बट मेटालिक फ्रेम। ये किसका बना होता है? एक फ्रेम लिया गया है यहां पे, ये फ्रेम है। प्रॉपर्टी है नॉन मैग्नेटिक, मैग्नेटिक नेचर नहीं है, नॉन मैग्नेटिक नेचर है, लेकिन मेटल की है। नॉन मैग्नेटिक क्यों है हम अगली यूनिट में आपको बताएंगे डिटेल से। तो पहली लाइन क्या होगी? इट कंसिस्ट ऑफ नॉन मैग्नेटिक बट मेटालिक फ्रेम। ब्रास का लिया गया जाता है मेनली। अवर विच फ्यू टर्न ऑफ कॉपर वायर आर वाउंड अप। इसके ऊपर कुछ टर्न है कॉपर की वायर की, वो वाउंड अप। ये आपको जरूर लिखना है, ध्यान दे बच्चे। इट कंसिस्ट ऑफ नॉन मैग्नेटिक बट मेटालिक फ्रेम आवर विच फ्यू टर्न ऑफ कॉपर वायर्स आर वाउंड अप। अब वायर का एक एंड, वन एंड ऑफ वायर इज अटैच टू मूवेबल टॉर्जन हेड, जो यहां पे लिखा हुआ है, ये साथ में मूव करता है विद हेल्प ऑफ फॉस्फर बोरोन स्ट्रिंग। जो कॉपर वायर का एक सिरा हमने मूवेबल टॉर्जन हेड से कनेक्ट कर दिया, किसकी सहायता से? जो ये थ्रेड लिया गया या वायर ली गई है फॉस्फोरस ब्रोंज स्ट्रिप की है। इसको क्यों लिया गया फॉस्फोरस ब्रोंज को, टॉपिक के लास्ट में हम आपको बताएंगे। देन टू टर्मिनल T1। अब बैटरी के टर्मिनल T1, क्योंकि करंट यहां पे जरूरी है। अदर एंड है, दो एंड होते हैं वायर के, क्वार्ट्ज या फॉस्फोरस के स्प्रिंग से, और आगे टर्मिनल T2 से। N एंड S आर टू मैग्नेटिक पोल, यहां साइलेंड्रिकल शेप ली गई है। N एंड S आर टू मैग्नेटिक पोल हैविंग साइलेंड्रिकल शेप। यहां पे बीच में आयरन कोर रखी गई है जो फील्ड को रेडियल बनाती है, यानी अल्फा 90 डिग्री, जिसे मैक्सिमम टॉर्क लगता है। टॉर्क NIBA साइन अल्फा था, अल्फा इसकी सहायता से 90 होगा। इसकी शेप फ्रेम पे डिपेंड करती है। यदि फ्रेम रेक्टेंगुलर है तो ये आयरन कोयल या आयरन कोर साइलेंड्रिकल है, ये सर्कुलर है तो ये स्फेरिकल है। कनकेव मिरर, जिसे रीडिंग देखने में हमें सहायता मिलती है, चैम्बर में बंद कर दिया, स्क्रू लगा दिए नीचे हॉरिजॉन्टल लेवल के लिए। दोबारा से मैं इसकी कंस्ट्रक्शन बता रहा हूं, वो जरूर नोट करें, फिर मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूं। कंस्ट्रक्शन में इट कंसिस्ट ऑफ
non-magnetic but metallic frame over which few turns of copper wire are wound up. One end of copper wire is attached to movable torsion head with help of phosphorus bronze strip, then to terminal T1. Other end attached to terminal T2 with help of quartz और phosphorus bronze strip. स्प्रिंग भी है यहाँ, टर्मिनल T2 से कनेक्ट करती है. N and S are two magnetic pole which having cylindrical shape. M is concave mirror. It is iron core. Its purpose is to make radial field means alpha 90, जिसकी सहायता से मैक्सिमम टॉर्क लगेगा. ये बात लिखना चाहे लिख सकते हैं. इसकी शेप आयरन कोर की फ्रेम की शेप पे डिपेंड करती है. फ्रेम रेक्टेंगुलर है तो ये क्या बताता, सिलेंड्रिकल. ये सर्कुलर है फ्रेम तो ये स्फेरिकल. चैम्बर में बंद कर दिया, क्यों, बाहर से कोई डिस्टरबेंस ना हो, स्क्रू लगा दिए हॉरिजॉन्टल लेवल के. लगता है आप इस बात को समझ गए होंगे और आसानी से लिख भी लेंगे. अब मैं इसकी वर्किंग और थ्योरी की बात करता हूं. जैसे ही कॉइल में करंट फ्लो करेगा, की वगैरह हम प्रेस कर देंगे तो करंट फ्लो करेगा, करंट के कारण टॉर्क लगेगा. जैसे लिखा हुआ है व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू कॉइल इट एक्सपीरियंस टॉर्क. करंट पास करेगा, प्रॉपर्टी है, प्रिंसिपल में भी बताया है, टॉर्क लगेगा और जिससे क्या है कॉइल ट्विस्ट कर जाएगी. ये इस तरह से ट्विस्ट कर जाएगी. मैं बताऊंगा अभी ट्विस्ट किस तरह से करेगी. और उसके कारण इलास्टिसिटी है, यहाँ रिस्टोरिंग टॉर्क कम्स इनटू प्ले. फॉस्फोरस ब्रोंज है, इसकी प्रॉपर्टी है, इसमें रिस्टोरिंग टॉर्क काम करेगा. ये है, सबसे पहले हम करंट फ्लो करवाएंगे तो उसके कारण कॉइल पे टॉर्क लगेगा और उस टॉर्क के कारण ट्विस्ट पड़ेंगे और फॉस्फोरस ब्रोंज में रिस्टोरिंग टॉर्क प्ले करेगा. तो टॉर्क पिछले टॉपिक में हम कर चुके हैं, NIBA sin अल्फा. यहां भी आपको बताना चाहूंगा, ये टर्म आपको लिखनी है. N नंबर ऑफ टर्न जो कॉपर वायर की, I करंट फ्लोइंग थ्रू कॉइल, B अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, A एरिया ऑफ कॉइल, अल्फा आपको पता है एंगल बिटवीन नॉर्मल टू प्लेन ऑफ कॉइल एंड अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड. ये सभी चीजें आप लिखेंगे. यहां पे हमने अल्फा को 90 लिया हुआ है, आयरन कोर अल्फा को 90 रखती है, साइन 91 होता है, तो टॉर्क NIBA हो गया, यानी एक तरह से अप्लाइंग टॉर्क है. तो इसके कारण रिस्टोरिंग टॉर्क जो ट्विस्ट कहा था वो इस तरह से होती है. ट्विस्ट आपको बताना चाहता हूं, इस तरह से ट्विस्ट हो जाती है. अब रिस्टोरिंग टॉर्क के थीटा, थीटा क्या, कितनी ट्विस्ट हुई है, के एक ट्विस्ट के लिए कितना टॉर्क लगता है. एक ट्विस्ट के लिए के टॉर्क, थीटा ट्विस्ट के लिए के थीटा. इक्विलिब्रियम में दोनों इक्वल होंगे, अप्लाइड टॉर्क और रिस्टोरिंग टॉर्क दोनों इक्वल होंगे, यानी NIBA इक्वल टू के थीटा. आई क्या आ गया, NBA नीचे चला गया. यहां पे के कांस्टेंट है गिवन वायर के लिए, नंबर ऑफ टर्न कांस्टेंट रहेगी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है, एरिया भी कांस्टेंट है कॉइल का, तो ये टर्म कांस्टेंट होगी. इसको G लिख लिया, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट. तो आई इस टर्म की जगह हमने G लिख लिया, I इक्वल टू G थीटा. G कांस्टेंट है, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, विच इंडिकेट लार्जर द करंट लार्जर इज डिफ्लेक्शन. यानी कि गैल्वेनोमीटर में लार्ज डिफ्लेक्शन हुई है, मतलब लार्ज करंट फ्लो कर रहा है, कम डिफ्लेक्शन हुई है, कम करंट फ्लो कर रहा है. यहां तक हुआ हमारा टॉपिक. और कुछ प्रॉपर्टी है हम करना चाहेंगे. करंट सेंसिटिविटी, इट मे बी डिफाइंड एज डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन गैल्वेनोमीटर फॉर यूनिट करंट. यूनिट करंट के लिए कितना सुई हिलती है, यानी कितना डिफ्लेक्शन होता है, वो करंट सेंसिटिविटी है. हम पहले यही तो चेक करेंगे. जैसे 1 एम्पियर के लिए 2 डिग्री हुआ है तो 4 डिग्री डिफ्लेक्शन है तो 2 एम्पियर है, ठीक है ना. यूनिट करंट के लिए कितना डिफ्लेक्शन हुआ है, कितना सुई हिली है, वो करंट सेंसिटिविटी है. मान लेते हैं आई करंट के लिए थीटा डिफ्लेक्शन हुआ है, आई करंट के लिए थीटा, आई करंट के लिए थीटा, ए करंट के लिए थीटा अपॉन आई. तो ए करंट के लिए, यूनिट करंट के लिए जो डिफ्लेक्शन है वही तो हमने करंट सेंसिटिविटी कहा है.
तो करंट सेंसिटिविटी थीटा बाई आई। दोबारा बताना चाहूंगा, आई करंट के लिए थीटा डिफ्लेक्शन है, तो एक के लिए थीटा अपॉन आई, एक यूनिट करंट के लिए जो डिफ्लेक्शन है वही तो करंट सेंसिटिविटी है। करंट सेंसिटिविटी थीटा अपॉन आई, तो इस रिलेशन से थीटा अपॉन आई यहां ले आए तो NBA बाई के आ गया करंट सेंसिटिविटी की वैल्यू। इसकी ऐसा यूनिट एंगल की रेडियन होती है, करंट की एम्पियर, रेडियन पर एम्पियर। अब हम बात करेंगे सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर की। A galvanometer is said to be more sensitive if it show large deflection for small electric current। हमारे पास कई गैल्वेनोमीटर है, ज्यादा सेंसिटिव उसी गैल्वेनोमीटर के कहेंगे जो स्मॉल करंट के लिए ज्यादा डिफ्लेक्शन शो कर रहा हो। जैसे सभी में हमने 1 एम्पियर करंट पास किया सभी गैल्वेनोमीटर, जिसमें डिफ्लेक्शन ज्यादा होगी वो उतना ही ज्यादा सेंसिटिव होगा। यदि सेम करंट फ्लो कर रहा है सभी में, जिसमें डिफ्लेक्शन ज्यादा है वही ज्यादा सेंसिटिव है। स्मॉल करंट के लिए यानी कि जो ज्यादा डिफ्लेक्शन देखता है वही सेंसिटिव है, वही बढ़िया गैल्वेनोमीटर है, हम उसी को प्रेफर करेंगे। जैसे थीटा यही थी हमारी रिलेशन, NIBA इक्वल टू K थीटा, अप्लाई टॉर्क रिस्टोरिंग टॉर्क। थीटा निकाल लेंगे यहां से NIBA अपॉन K। आई को थोड़ा इस साइड लिख दिया क्योंकि कांस्टेंट करंट के लिए डिफ्लेक्शन बढ़ा रहे हैं। थीटा को बढ़ाने के लिए पहला पॉइंट है एन को बढ़ा दें, नंबर ऑफ टर्न को बढ़ा दें। बच्चों ध्यान दें, नंबर ऑफ टर्न बढ़ानी है तो लेंथ ज्यादा चाहिएगी वायर की, लेंथ ज्यादा है तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, इसको हम पसंद नहीं करेंगे। हम यहाँ एन को बढ़ाना पसंद नहीं करेंगे। क्यों प्रेफर नहीं करेंगे? क्योंकि इससे ज्यादा लेंथ चाहिएगी, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, वो हम किसी भी सूरत में पसंद नहीं करेंगे। अगला मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा के हम प्रेफर करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाएंगे तो थीटा बढ़ेगा, सेंसिटिविटी बढ़ेगी। अगला पॉइंट है एरिया को बढ़ा के, एरिया बढ़ गया तो बल्कि बड़ा हो गया साइज उसका, आजकल बड़े साइज को प्रेफर ही नहीं करते, तो एरिया को बढ़ाना भी हम पसंद नहीं करेंगे बल्कि सिस्टम होने से। लास्ट है के को डिक्रीज करके, के तो कांस्टेंट है, रिस्टोरिंग टॉर्क पर ट्विस्ट। ऐसी वायर लेंगे जिसके लिए के मिनिमम हो, जो फॉस्फोरस ब्रोंज स्ट्रिप के लिए है। हमने कहा था लास्ट में बताएंगे, तो हमने इसलिए यहाँ पे के का जिक्र किया है। फॉस्फोरस ब्रोंज इसलिए लिया, इसके लिए के मिनिमम है, थीटा मैक्सिमम है। इसको लेने से सेंसिटिविटी बढ़ जाती है गैल्वेनोमीटर की। अब हम यूज की बात करेंगे। अगले हमारे 2 टॉपिक हैं, अमीटर वोल्टमीटर। अमीटर लार्ज इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के काम आता है, वोल्टमीटर पोटेंशियल मेजर करने के काम आता है। दोनों इसी से बनते हैं, गैल्वेनोमीटर से ही बनाए जाते हैं। उसके लिए आपको अगली वीडियो देखनी होगी।